नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल गुरुजी द नॉलेज एक्सप्रेस में। चलिए शुरू करते हैं सीटेट शिक्षा शास्त्र के 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करना। चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। चलिए, तो आप लोग जानते होंगे कि बाल्यावस्था का समय क्या होता है। तो बाल्यावस्था किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बाल्यावस्था की अवस्था होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष। कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष। जो बाल्यावस्था का समय होता है वो सभी लोग इससे पूरी तरह से क्या होते हैं? पूरी तरह से बाल्यावस्था सभी लोगों से गुजरी होती है, इसलिए बाल्यावस्था सब बारे में सब लोग जानते हैं। जो बाल्यावस्था की अवस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष होती है तथा बाल्यावस्था में सभी लोग अपने पुराने जीवन का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? पुराने जीवन का अनुभव करते हैं और आनंद लेते हैं। ठीक है, यह आनंद की अवस्था भी कही जाती है। सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सीखने का अनोखा काल होता है वो कौन सी अवस्था होती है? तो जो सीखने का अनोखा काल होता है वो शैशवावस्था को कहते हैं। किसको कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं। जो शैशवावस्था की अवस्था होती है वो जन्म से 5 वर्ष होती है। कितनी होती है? 0 से 5 वर्ष होती है। ठीक है, बहुत से मनोवैज्ञानिक इसको 0 से 2 वर्ष भी मानते हैं, परंतु जो शैशवावस्था की अवस्था मानी जाती है अधिकतर लोग इसे 0 से 5 वर्ष मानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है या जो कुछ भी सीखना होता है वो जन्म से 5 वर्ष की अवधि में ही प्राप्त कर लेता है, ऐसा एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। इसलिए कहा था कि 0 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है वो अनोखी अवस्था होती है और बालक को जो कुछ भी बनना होता है फ्यूचर में उसका क्या होता है? लक्षण यहाँ प्रदर्शित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। तो आप लोगों को हम बता दें कि जो जीवन का अनोखा काल कहा जाता है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा अवस्था इसलिए कहा जाता है कि बाल्यावस्था में खेलते हैं बालक, विभिन्न खेलों के प्रति इनकी रुचियां होती हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होती है और बाल्यावस्था जो होती है उसमें जो बालक होता है वो छोटे बालकों के प्रति स्नेह की भावना रखता है, खेलना पसंद करता है, उसके अंदर कल्पना होती है, जिज्ञासाएं होती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न हमारा है कि नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं जो नैतिकता का अभाव होता है वो होता है शैशवावस्था में, और शैशवावस्था की जो अवस्था होती है वो 0 से 5 वर्ष होती है, मतलब जन्म से 5 वर्ष होती है। तो शैशवावस्था में नीति की अभाव इसलिए होता है कि हमें नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है, मतलब क्या सही है क्या गलत है इसका हमें अच्छी तरह से ज्ञान नहीं होता, इसका क्या होता है? अभाव होता है। इसलिए शैशवावस्था को नैतिकता की अभाव की अवस्था कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पांचवा है प्रश्न वो है खिलौने की आयु किसे कहते हैं? तो खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? खिलौने की आयु शैशवावस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था होती है हमारी जन्म से 5 वर्ष वाली अवस्था, और खिलौने की आयु इसलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था में हम खिलौने के प्रति वफादार होते हैं, मतलब खेलने के लिए हमें क्या? खिलौने की आवश्यकता होती है। हम खिलौने के प्रति रुचि प्रदर्शित करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, विभिन्न खिलौनों के प्रति क्या होते हैं? हम खिलौनों के प्रति क्या होते हैं? जागृत होते हैं और खिलौने की ही रुचि रखते हैं। ठीक है, इसलिए इस आयु को खिलौनों की आयु कहा जाता है। आप देखे होंगे कि जो 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर किसी भी खिलौने को लेकर बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है, खिलौने से वो चिपके रहते हैं, इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है। खेल की आयु किसे कहते हैं? तो खेल की जो आयु होती है वो होती है हमारी बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था होती है हमारी 6 से 12 वर्ष वाली अवस्था। कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष वाली अवस्था। और जो बाल्यावस्था होती है इसे खेल की आयु इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो बालक होते हैं वो बाल्यावस्था में खेल के प्रति रुचि रखते हैं, ना कि खिलौने के प्रति। देखे होंगे आप छोटे बच्चे जो होते हैं वो आइस बाइस या विभिन्न खेल के प्रति, जैसे
क्या है, लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, या विभिन्न छोटे ऐसे भी खेल हैं जिसमें क्या रखते हैं, वह रुचि रखते हैं। तो बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, खिलौने की आयु खेल की आयु कहा जाता है, ठीक है। और खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, शैशवावस्था को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, काम प्रवृत्ति जो कि काम प्रवृत्ति अगर जागृत होती है वो होती है किस अवस्था में, किशोरावस्था में। किस अवस्था में जागृत होती है, किशोरावस्था में, ठीक है। क्योंकि जो किशोरावस्था होता है उसमें विषम लिंग के प्रति, मतलब लड़का को लड़की के प्रति और लड़की को लड़का के प्रति क्या होता है, बहुत ही लगाव होता है, आकर्षण होता है। इसलिए उस अवस्था में काम प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। परंतु काम प्रवृत्ति कम कब होती है, तो वो होती है बाल्यावस्था में। किस में कम होती है, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में कम होने का कारण क्या है, बाल्यावस्था में कम इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी बाल्यावस्था होती है उसमें हम अधिक से अधिक क्या पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, न कि और चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसलिए काम प्रवृत्ति जो होती है वो न्यून होती है बाल्यावस्था में। चलिए शैशवावस्था के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म से 5 वर्ष की अवस्था होती है वो होती है हमारी शैशवावस्था। तो जो शैशवावस्था की अवधि पूछा गया है तो कितनी होती है, जन्म से 5 वर्ष होती है, ठीक है। ये बता चुके हैं आपको शैशवावस्था की अवस्था जन्म से 5 वर्ष। इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, परंतु सीटेट के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, इसलिए इसे आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जन्म से 5 वर्ष। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है, जन्म से 5 वर्ष का ऑप्शन भी रहेगा और 0 से 2 वर्ष का भी ऑप्शन रहेगा, तो उस अवस्था में आपका दोनों सही माना जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि एनसीईआरटी किसको सही मानता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुस्ती की अवस्था किसे कहते हैं, सुस्ती की अवस्था, जैसा कि आप जानते हैं सुस्त रहना, तो बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक ज़्यादा सुस्त रहता है। खेल के प्रति तो रुचि रखता है वह, परंतु थकना भी जल्दी नहीं, थकता भी नहीं है, लेकिन सुस्त रहता है। इसलिए इस अवस्था क्या कहा जाता है, सुस्ती की अवस्था। बाल्यावस्था को सुस्ती की अवस्था कहा जाता है। किसी कार्य को करने में उसकी रुचि अधिक होती है परंतु वह सुस्त रहता है अंदर आत्मा से, इसलिए इसे सुस्ती की अवस्था कहते हैं। एडोलसेंस पुस्तक, जैसा कि आप लोग जानते होंगे एडोलसेंस के बारे में। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। क्या होता है, किशोरावस्था। किशोरावस्था किसकी पुस्तक है, तो किशोरावस्था पे जो अपनी पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है, स्टेनले हाल ने। स्टेनले हाल इसलिए एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही बताया था किशोरावस्था को कि वह एक तूफान एवं तनाव की अवस्था है। क्या है, तूफान और तनाव की अवस्था है। स्टेनले हाल ने ही कहा था कि एडोलसेंस जो है वह तूफान और तनाव की अवस्था है और इनकी पुस्तक का नाम भी क्या है, एडोलसेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था को किसने तूफान और तनाव की अवस्था कहा है, जैसा कि अभी ये मैंने बताया है, किसने कहा है, स्टेनले हाल ने कहा है। किसने कहा है, स्टेनले हाल ने। इन्होंने पूरी किशोरावस्था पर एक अपनी बुक लिखी है जिसका नाम है एडोलसेंस, ठीक है। किशोरावस्था पर क्या किया है इन्होंने, अपनी बुक लिखी है जिसमें इन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था बड़े ही तूफान और तनाव की अवस्था होती है क्योंकि इस अवस्था में समायोजन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या सही है क्या गलत है इसका परिणाम जाने बिना ही बालक क्या करता है, किसी भी कार्य को अंजाम दे देता है। इसलिए इस अवस्था में वह समायोजित नहीं हो पाता है। वह किसी चीज़ को आइडियल मानता तो है परंतु उसके प्रति बहुत कम समयों तक क्या रहता है, आइडियल रहता है और फिर क्या होता है, भटक जाता है। इसलिए यह अवस्था तूफान और तनाव की अवस्था कही जाती है, ठीक है। विषम लिंगीय भावना किस अवस्था में जागृत होती है, विषम लिंगीय भावना, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, विषम लिंगीय भावना का मतलब होता है कि एक दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होना। तो जो किशोरावस्था होती है उस अवस्था में दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा विषम लिंग के प्रति आकर्षण होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि किशोरावस्था में बालक सजते हैं, संवरते हैं, लड़कियां श्रृंगार करती हैं, अपने को अच्छा दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रीमों का उपयोग करती हैं। यह अवस्था क्या मानी जाती है, किशोरावस्था में विषम लिंग के प्रति क्या होती है, जो भावना होती है वो सबसे अधिक जागृत होती है क्योंकि यह अवस्था तूफान और तनाव की होती है और एक दूसरे के प्रति प्रेम के लिए क्या होता है, बालक एक दूसरे को आकर्षित करने का
प्रयास करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां जो क्वेश्चन है वो है बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। देखिए जो बुद्धि होती है उसका हम कह नहीं सकते कि विकास कब होता है कब नहीं होता है, क्योंकि अगर बुद्धि के विकास पर हम चले जाएं तो यह एक बहुत ही वृहद टॉपिक है और इसका पूरा डेफिनेशन दे पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा कि मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वह किस में होता है, किशोरावस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, क्योंकि किशोरावस्था में ही समायोजन तो नहीं हो पाता है, लेकिन इस अवस्था में जो हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारे मेंटली डेवलपमेंट, वो सबसे ज़्यादा इसलिए होता है कि हम किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, किसी नायक के प्रति हम क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उसके मार्गदर्शक बनाना चाहते हैं। इसलिए इस अवस्था में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुद्धि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, विद्रोह की भावना जागृत होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं विद्रोह क्या होता है। विद्रोह ये होता है कि किसी कार्य को लेकर या किसी कार्य न होने पर बालक का उसके प्रति द्रोह करना या उसके विपरीत जाना ही विद्रोह की भावना है। विद्रोह कब होता है, विद्रोह तब होता है जब बालक की कोई बात नहीं मानी जाती है। मान लीजिए कि कोई बालक है, उसको पैसों की आवश्यकता है, घर से या पिता के द्वारा उसे पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो क्या करता है, विद्रोह कर देता है। ठीक है, वो विद्रोह कर देता है। तो ये विद्रोह की सबसे भावना जो जागृत होती है वो पूर्व किशोरावस्था में होती है, क्योंकि पूर्व किशोरावस्था में जो बालक होता है उसके अंदर समायोजन बहुत ही कम होता है। समायोजन की कमी के कारण ही उसमें विद्रोह की भावना जागृत होती है। अगर उसके अंदर समायोजन हो जाए तो वह क्या करेगा, विद्रोह की भावना जागृत नहीं करेगा। परंतु उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर संतुष्टि नहीं होती, उसके अंदर समायोजन नहीं होता, जिससे वह क्या होता है, विद्रोह की ओर चला जाता है। ठीक है, आप बहुत ही छोटे छोटे बालकों को सुने होंगे, विद्रोह के कारण ही वह क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं या चोरी में लिप्त हो जाते हैं। यह सब भावना जो जागृत होती है इसका मुख्य कारण क्या होता है, समायोजन का न होना। और जैसा कि स्टेनले हॉल ने भी कहा है कि यह अवस्था बड़े ही तूफान और तनाव की अवस्था होती है। क्या सही है क्या गलत है, परिणाम जाने बिना ही बालक कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्म प्रेम की अवस्था है। आत्म प्रेम का मतलब होता है खुद से प्रेम करना, अपने आप से प्रेम करना। तो आत्म प्रेम किस अवस्था में होता है, तो होता है शैशवावस्था में। ठीक है, बालक जानते हैं कि आत्म प्रेमी भी होता है, दूसरों से भी प्रेम करता है, लेकिन आत्म प्रेम का मतलब वह क्या होता है, कल्पनाशील होता है, अपने आप में वह कल्पनातीत होता है। उसे आप कुछ बताएंगे नहीं फिर भी वह कल्पना करता है, उसके अंदर जागने की जिज्ञासा होती है, इसलिए वो उसके अंदर क्या होता है, आत्म प्रेम होता है। और आत्म प्रेम की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, जो जन्म से 5 वर्ष होती है। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जन्म से 5 वर्ष की अवस्था, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था, इसे आप रट डालिए, क्योंकि यह विभिन्न परीक्षाओं में जो हमारी टेट, सी टेट, री टेट, जितनी भी परीक्षाएं हैं शिक्षक से रिलेटेड, उसमें सब में यह पूछा जाता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि शैशवावस्था को आप याद कर लीजिए। चलिए जानते हैं नायकों की पूजा। नायक का मतलब यह होता है अपना आदर्श। जैसा कि आप सभी लोगों का कोई ना कोई आदर्श होता है। कुछ लोगों के आदर्श गांधी जी होते हैं, कुछ लोगों के आदर्श महेंद्र सिंह धोनी होते हैं, कुछ लोगों के मोदी होते हैं। मतलब सबके कोई ना कोई आदर्श होते हैं, जिनके क्या होता है, पथ पर व्यक्ति चलना चाहता है, जिसके मार्गदर्शन में कार्य करना चाहता है। ठीक है, तो नायकों की जो पूजा की जाती है वो सबसे ज़्यादा कब होती है, किशोरावस्था में होती है। आप जानते हैं किशोरावस्था में देखे होंगे बच्चों को, बच्चे भगत सिंह के प्रति या किसी खिलाड़ी के प्रति या किसी मतलब नेता के प्रति या किसी देश, हमारे जो देश की जो हमारे वो सुरक्षाकर्मी थे या उनके प्रति, मतलब किसी न किसी के प्रति क्या होता है, वह मार्गदर्शित होता है, तो उसकी वह पूजा करता है, उसको वह आइडियल मानता है। तो सबसे ज़्यादा यह होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ही नायकों की पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक का मन कोरा कागज होता है, किसने कहा है? देखिए जैसा कि आप जानते हैं, जो बालक का मन होता है वह कोरा कागज होता है। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है हमारे महान दार्शनिक रूसो ने। किसने कहा है? रूसो ने, जो एक दार्शनिक भी था और एक मनोवैज्ञानिक भी था। रूसो एक दार्शनिक भी था और मनोवैज्ञानिक भी था। इसने कहा है कि जो बालक का मन होता है वह कोरा कागज होता है, क्योंकि बालक के अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है, किसी के प्रति भी गलत भावना नहीं होती है। वह जो भी बोलता है सत्य बोलता है, और वह हमारे जो
सामाजिक, जो हम समाज से जो शिक्षा देते हैं वह से पूरी तरह से अनभिज्ञ होता है, वह नहीं जानता कि समाज में क्या कुरीतियाँ हैं, क्या है, इसलिए उसका जो मन होता है वह कोरा कागज होता है, वह बिल्कुल निष्पक्ष होता है। ऐसा किसने कहा है? रूसो ने कहा, जो एक महान दार्शनिक भी था और एक मनोवैज्ञानिक भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, किसने कहा है? देखिए, बालक का मस्तिष्क और मन में अंतर है। मन चंचल होता है। मन क्या होता है? मन चंचल होता है, मन गतिमान होता है, मन पल भर में करोड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। लेकिन जो हमारा मस्तिष्क होता है वह सोचना विचारना क्षमतावान होता है। तो मस्तिष्क कोरा कागज होता है बालक का, ये कहा था जॉन लॉक ने। किसने कहा था? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने कहा था कि बालक का जो मस्तिष्क होता है वह कोरा कागज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, किसने कहा है? देखिए, आप जानते होंगे, ये कहा है पहले बैलेंटाइन ने। ये आपको जानना जरूरी है कि किसने कहा है? बैलेंटाइन ने कहा है। किशोरावस्था जो होता है एडोलसेंस, वह बहुत ही तूफान और तनाव की अवस्था होता है, जैसा कि स्टेनले हॉल ने कहा है। अपराध का मतलब होता है कि किसी भी अपराध का मतलब होता है मन में दुराशय पैदा होने पर कोई भी ऐसा कार्य जो समाज स्वीकृत न हो, अपराध की श्रेणी में आता है। तो सबसे ज़्यादा जो अपराध की प्रवृत्ति का जो नाजुक समय होता है उसके विकास का, वो किशोरावस्था होता है। और इसका कारण क्या होता है कि उस समय बालक समायोजित नहीं होता, उचित अनुचित का परिणाम पता नहीं होता, इसलिए वह क्या होता है? पूरी तरह से असमायोजित होता है। और असमायोजित होने के कारण ही वह क्या करता है? अपराध प्रवृत्ति में संलिप्त हो जाता है, ऐसा वैलेंटाइन ने कहा है। बालक की पहली शिक्षिका होती है। बालक की सबसे जो पहली शिक्षिका होती है वह बालक की खुद माँ होती है। माँ इसलिए होती है क्योंकि माँ, जब बालक जन्म लेता है तब से वह माँ के भीतर ही पलता है। ठीक है, जब बालक जन्म लेता है तब से लगाकर आगे तक बालक क्या होता है? माँ के भीतर पलता है और माँ की पूरी तरह से वह माँ से जुड़ा रहता है। और जब वह विद्यालय जाने से पहले माँ से ही प्रारंभिक बातें सीखता है, जैसे खाने के बारे में रोना, ठीक है, चलना फिरना, जो कुछ भी करना होता है वो माँ से ही बोलता है। इसलिए बालक की जो पहली शिक्षिका होती है माँ होती है। माँ ही उसे सिखाती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए माँ को बालक की पहली शिक्षिका माना जाता है। उसके बाद हमारा विद्यालय होता है, परिवार होता है, समाज होता है, लेकिन माँ सबसे पहली शिक्षिका होती है। ठीक है, चलिए अपने 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। देखिए, हम आपको बता दें, वैयक्तिक विभिन्नता, हर व्यक्ति की कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं। किसी न किसी फैक्टर में व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, तो रुचि में भी भिन्न होता है व्यक्ति एक दूसरे से, चरित्र में भी सबका चरित्र एक समान नहीं हो सकता, सीखना सब एक समान नहीं सीखता, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई ज़्यादा समय में सीखता है, कोई बहुत अच्छे से सीख लेता है, कोई धीरे धीरे सीखता है। तो मतलब इन तीनों में अगर देखा जाए तो क्या होगा? यह सभी क्षेत्र इससे रिलेटेड है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए 22वें प्रश्न को देख लेते हैं। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, बुद्धि का जो द्विखंड सिद्धांत है उसे दिया था किसने? स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने ही बताया था कि बुद्धि के दो कारक होते हैं। कौन से दो कारक होते हैं? बुद्धि के दो कारक होते हैं, एक सामान्य कारक होता है और एक विशिष्ट कारक होता है। ऐसा किसने बताया था? स्पीयरमैन ने बताया था। इसीलिए इन्हें बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है, स्पीयरमैन को। चलिए 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्न को सीखा जाता है। देखिए, संकेत अधिगम क्या होता है? संकेत अधिगम का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को संकेत के माध्यम से सीखना। जैसे आप जानते हैं पारंपरिक अनुकूलन इसके अंतर्गत आता है। परंपरा से अनुकूलन सीखना मतलब जो हम किसी भी जगह के प्रति, किसी भी परिवार के प्रति, किसी भी समाज के प्रति कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, जो अनुकूलन होता है वो पारंपरिक अनुकूलन कहता है। जो परंपरा से चला आ रहा हो,
तो संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन को सिखाया जाता है। किसको सिखाया जाता है? पारंपरिक अनुकूलन को। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए, सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग था, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने सिखाया था? तो वो सिखाया था पावलोव ने। ठीक है, रूसी वैज्ञानिक थे पावलोव। ठीक है, ये क्या किए थे? क्लासिकल कंडीशनिंग सिखाया था इन्होंने। और क्लासिकल कंडीशनिंग में ये सिखाया था इन्होंने कि यदि व्यक्ति को किसी भी उद्दीपक के प्रति, ठीक है, किसी भी उद्दीपक के प्रति यदि उत्तेजित किया जाए, तो अगर वह उद्दीपक प्रारंभिक उद्दीपक न होकर अगर कोई द्वितीयक उद्दीपक भी है, अगर उसके प्रति उसे कंडीशनिंग कर दिया जाए, मतलब उसे जोड़ दिया जाए, तो धीरे धीरे चलकर वह क्या कर सकता है? उसके आधार पर कार्य करने लगता है। जैसे उन्होंने बताया था कि यदि कुत्ते को सबसे पहले घंटी बजाने पर भोजन दिया जाए और कुछ समय के बाद भोजन और घंटी दोनों एक साथ बजाई जाए, तब भी कुत्ते के अंदर लार टपकना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, तो इससे यह आशय था कि घंटी बजने पर भी लार वह टपका देता था। तो इससे यह पता चला कि उसे स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया न करा के अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया करना सिखा दिया गया, यानी घंटी के प्रति भी उसे अनुक्रिया सिखा दिया गया। तो ऐसा क्लासिकल कंडीशनिंग कहता है। तो इसे किसने किया था? इसका प्रतिपादन आईपी पावलोव ने किया था। ठीक है, चलिए 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 25वां और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? निम्न में संश्लेषण का उदाहरण है। तो संश्लेषण का उदाहरण जो इसमें है वो होगा प्रमेय सिद्ध करना। ठीक है, संश्लेषण में क्या किया जाता है? छोटे छोटे चीज़ों को क्या करते हैं? छोटे छोटे जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उसको हम जोड़ के इकट्ठा करके क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। तो हम प्रमेय को सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले उत्पत्ति, उसके बाद उसमें विभिन्न चीज़ें जो होती हैं क्रम से करते करते लास्ट में क्या करते हैं? उसको इति सिद्धम कर देते हैं। इसलिए हमारा जो प्रमेय सिद्ध करना है वो क्या है? संश्लेषण का उदाहरण है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? देखिए, जो मनोविज्ञान की पहली पाठशाला थी उसे विलियम वुंट, जिनका नाम डब्ल्यू वुंट दिया गया है, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली पाठशाला स्थापित किया था, प्रयोगशाला स्थापित किया था। इसलिए इन्हें मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करने का क्या जाता है? इन्हें श्रेय जाता है। ठीक है, चलिए 26 के बाद 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, बच्चों की प्रकृति हानिकारक तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या है? हानिकारक बिल्कुल नहीं हो सकती, कृत्रिम भी नहीं हो सकती, बनावटी भी नहीं हो सकती, कल्पनाशील हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, रचनात्मक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जो बच्चों की अगर प्रकृति के बारे में यहाँ पूछा गया है तो बच्चों की प्रकृति कैसी होती है? तो बच्चों की प्रकृति जो होती है वो माना जाएगा कैसी होती है? तो बच्चों की प्रकृति कैसी होती है? कल्पनाशील होती है। देखिए, कल्पनाशील इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा जिज्ञासा में जीते हैं और कुछ न कुछ कल्पना करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कल्पना करते रहते हैं। कल्पना करना ही बच्चों का सबसे मतलब जो प्रकृति है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कल्पना ही है, क्योंकि कल्पने पे ही बच्चे आधारित होते हैं। इसलिए कल्पना ही बच्चों की प्रकृति मानी जाएगी। ठीक है, इसमें चलिए 28वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ठीक है, चलिए तो शिक्षण का पहले स्तर जान लेते हैं होता क्या है। देखिए, शिक्षण के स्तर में क्या क्या आता है? बोध आता है शिक्षण के स्तर में, स्मृति आता है शिक्षण के स्तर में, चिंतन भी आता है शिक्षण के स्तर में। तो क्या नहीं आता? वर्णन नहीं आता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्णन। क्या हो जाएगा? वर्णन हो जाएगा। वर्णन जो होता है वो शिक्षण स्तर नहीं होता है, क्योंकि स्मृति शिक्षण का स्तर होता है, स्मृति स्तर पर शिक्षण किया जाता है, बोध स्तर पर भी, चिंतन स्तर पर भी, लेकिन वर्णन स्तर पर नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। देखिए, बालक का सामाजिक विकास पहले होता क्या है जान लेते हैं। तो बालक का सामाजिक विकास का मतलब होता है कि समाज के अंदर रहकर उसका विकास होना। जैसे बालक जो समाज से चीज़ें सीखता है वह सामाजिक विकास कहा जाता है। तो बालक का सामाजिक विकास देखिए सामाजिक आर्थिक स्तर से भी प्रभावित होगा, क्योंकि उसका कैसा आर्थिक स्तर है, वह समाज में किस स्तर पर है, उससे प्रभावित होगा। विद्यालय से भी प्रभावित होगा, क्योंकि विद्यालय भी समाज का एक हिस्सा है।
परिवार से भी प्रभावित होगा, क्योंकि परिवार भी समाज के अंतर्गत ही आता है। यदि उसका परिवार अच्छा होगा तो भी उस पर सामाजिक असर अच्छा पड़ेगा, अगर उसके परिवार में लोग अच्छे नहीं हैं तो उसका भी उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें जो सभी चीज़ें दी गई हैं वो सभी प्रभावित करेंगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं दिया गया है, यहाँ इनमें से कोई नहीं, सभी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी होगा क्या? सभी। ये सब प्रभावित करेंगे, क्या करेंगे? सामाजिक विकास, बालक के सामाजिक विकास को ये सभी प्रभावित करेंगे। चलिए, हमारा जो तीसवा और लास्ट प्रश्न है वो क्या है कि अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए, अनुवांशिकता जो होती है वो क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होती है। तो जो इसकी प्रकृति अगर देखा जाए, इसकी सामाजिक संरचना कैसा माना जाएगा? तो ये माना जाएगा गत्यात्मक। कैसा माना जाएगा? गत्यात्मक। क्यों? क्योंकि यह गति करती है। गति का मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। ठीक है, अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो सामाजिक संरचना में गत्यात्मक होते हैं। तभी तो जैसे माँ होती है वैसा बालक हो सकता है। अपने माता पिता के कुछ गुणों पर बालक जाता है, वह समाज में वैसे ही गुण प्रदर्शित करता है। तो आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना में गत्यात्मक संरचना माना जाता है। कैसी संरचना माना जाता है? गत्यात्मक संरचना माना जाता है। हमारी आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और भी मज़ेदार वीडियो के साथ हम आएंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक